गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे जहां तक भी हमने अभी तक स्टीम टरबाइन के टॉपिक्स को किया है। तो स्टीम टरबाइन क्या है? स्टीम टरबाइन एक ऐसा प्राइम मूवर होता है जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। कितने टाइप के स्टीम टरबाइन हो सकते हैं? तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टीम। रेडियल टाइप का भी हो सकती है, रेडियल टरबाइन भी होती है, एक्सियल टरबाइन होती है और टेंजेंशियल। हम मेनली कौन सी यूज करते हैं? एक्सियल टाइप ऑफ टरबाइन, जहां पर एक्सियल मोशन होती है, जो स्टीम की मोशन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटर होती है। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दी स्पीड ऑफ द रोटर, तो हाई स्पीड टरबाइन अगर है, अगर आपकी 3000 आरपीएम से ज्यादा है तो उसको हाई स्पीड टरबाइन बुलाते हैं। अगर 3000 आरपीएम पे रोटेट करती है तो उसे नॉर्मल स्पीड टरबाइन बुलाते हैं। अगर 3000 से कम है तो लो स्पीड टरबाइन उसको बुलाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है काम करने का, तो उसके अकॉर्डिंग इंपल्स टरबाइन होती है और रिएक्शन टरबाइन होती है। इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन होती है जहां पर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नोजल में होता है, ब्लेड के अंदर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। मतलब जब स्टीम टरबाइन ब्लेड के अंदर गुजरेगी, ब्लेड के अंदर से गुजरेगी, तो वहां पर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर कोई नोजल हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर जो ब्लेड होते हैं उनकी प्रोफाइल ऐसी होती है कि जब स्टीम ब्लेड के अंदर से गुजरेगी तो प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन सी टरबाइन हमने देखी थी। देखिए, सबसे पहले हमने कौन सी टरबाइन देखी थी? तो फर्स्ट हमने सिंपल इंपल्स टरबाइन देखी थी। सिंपल इंपल्स टरबाइन कौन सी वाली? सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज। तो इसका एक और भी नाम था, इसको हम डी लेवल टरबाइन भी बुलाते हैं। अब देखिए, इस टरबाइन में क्या देखा था हमने? अरेंजमेंट क्या होता था इसमें? बस एक ही स्टेज होता था। इसके अंदर पहले नोजल होती थी, नोजल के बाद इसमें होता था मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड हमने डायग्राम भी बनाया था, अभी डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। देखिए, नोजल हो गई आपकी और मूविंग ब्लेड हो गया। तो अगर मैं प्रेशर देखो किस टाइप से वेरी किया, तो नोजल ने क्या किया था? प्रेशर को डाउन किया था। ठीक है। उसके बाद मूविंग ब्लेड के अंदर प्रेशर क्या रहा था? कांस्टेंट रहा था। तो इस टाइप की प्रोफाइल हमें मिली थी किसकी? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। नोजल क्या करता है? प्रेशर को डाउन करता है। प्रेशर ड्रॉप कहां पर हुआ? अगर मैं इसको बोलता हूं P1, तो यहां पर मुझे मिला था P2। ठीक है। उसी टाइप से एग्जिट भी कितना हुआ था? P एग्जिट किसके बराबर था? P2 के बराबर। ठीक है। अब उसी टाइप से वेलोसिटी प्रोफाइल भी हमने ड्रॉ की थी। तो वेलोसिटी प्रोफाइल अगर हम देखें, देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल क्या थी? नोजल ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया था। ओके। उसके बाद मूविंग ब्लेड के अंदर वेलोसिटी डाउन हुई थी। इस टाइप से। ठीक है। तो ये था हमारा V0, V1 एंड V2 जो एग्जिट पे है। बट एग्जिट पे हमने देखा था कि वेलोसिटी अच्छी खासी होती थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस था आपका वो अराउंड 10 to 18% लॉस होता था। ठीक है। तो इस टरबाइन की यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि यहाँ पर जो आपका प्रेशर ड्रॉप है वो सडनली होता था। ठीक है। और जो वेलोसिटी में गेन है वो इतना होता था कि आरपीएम बहुत ज्यादा होती थी, और साथ में जो एग्जिट की वेलोसिटी थी वो अच्छी खासी थी, जिसके कारण जो आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पर। इसीलिए सिंगल स्टेज टरबाइन को यूज भी नहीं करते, हम मेनली मल्टी स्टेज टरबाइन को यूज करते हैं। तो इस टरबाइन में हमने यही पढ़ा था, डी लेवल टरबाइन के अंदर एक नोजल होती है, एक मूविंग ब्लेड होता है। ठीक है। तो नोजल क्या करेगी? प्रेशर को डाउन करती है मूविंग ब्लेड के अंदर प्रोफाइल, क्योंकि ये इंपल्स टरबाइन है तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा जो ब्लेड है वहां पर। ठीक है। और वेलोसिटी में क्या है? नोजल ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, और जब
मूविंग ब्लेड के अंदर स्टीम गई तो उसमें वेलोसिटी डाउन हुई, पर डाउन आपकी इतनी नहीं हो पाई, वो अच्छी खासी वेलोसिटी रहती है एग्जिट पे भी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी में अच्छा खासा लॉस मिलता है। कितना? अराउंड 10 to 18%, बहुत ज्यादा होता है ये, इतना परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। अब इसके बाद कौन सी टरबाइन हमने देखी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइंस को सीखा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आरपीएम को कम कर देते हैं और आउटपुट को सेम रखते हैं। अगर मैं टरबाइन के आरपीएम को कम कर दूं और आउटपुट को सेम रखूं, उसी प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग बुलाते हैं। तो कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन मींस द प्रोसेस इन विच द स्पीड ऑफ द टरबाइन डिक्रीजेस बट कीपिंग द सेम आउटपुट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने 3 तरह की कंपाउंडिंग हो सकती थी: प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग एंड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग। तो इस जो ये टरबाइन थी, इसका नाम भी हमने दिया था राटू टरबाइन। ठीक है, अब इस टरबाइन का क्या इसमें सीक्वेंस हमने क्या यूज की थी? हमने इसमें एक नोजल नहीं, बहुत सारे नोजल हमने यूज की थी। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट था यहाँ पर: नोजल, मूविंग ब्लेड, उसके बाद अगेन नोजल, अगेन मूविंग ब्लेड, अगेन नोजल, अगेन मूविंग ब्लेड। वो डिपेंड करता था कि कितनी स्टेजेस हैं। अगर मैं 2 स्टेज यूज करते तो 2 स्टेज उसे टरबाइन बुलाते थे हम। ठीक है, उसी टाइप से 3 स्टेज अगर होते थे तो 3 स्टेज टरबाइन उनको बुलाते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रेशर, पहले हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था किस टाइप से है। देखिए पहले नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप होगा, ब्लेड के अंदर प्रेशर क्या होगा आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा नोजल में, मूविंग ब्लेड के अंदर प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इंपल्स का ब्लेड है। इंपल्स के टरबाइन के ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। नोजल में अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा और मूविंग ब्लेड में आपका फिक्स रहेगा। तो इस टाइप की प्रेशर प्रोफाइल बनी थी। अब आते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल, नोजल क्या करेगी? नोजल वेलोसिटी को बढ़ा देगी आपकी, तो वेलोसिटी बढ़ गई आपकी। उसके बाद मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी डाउन होगी। ठीक है, अगेन वेलोसिटी बढ़ेगी आपकी नोजल में, अगेन मूविंग के अंदर पे डाउन होगी आपकी, नोजल में फिर बढ़ेगी और मूविंग ब्लेड में आपकी फिर डाउन। अब यहां पर देखा कि जो एग्जिट है, ठीक है, यहां पर भी लॉस होता है पर लॉस काफी कम था, 2 to 8% लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी। जो लॉस हमें 10 to 12% मिल रहा था कहां पर? सिंपल इंपल्स टरबाइन में। अगर हम प्रेशर कंपाउंडिंग टाइप ऑफ इंपल्स टरबाइन यूज करेंगे, मल्टी स्टेज जिसको हम रेटू टरबाइन बुलाते हैं, तो वहां पर लॉस कितना कम हो जाएगा? 2 to 8%। यहां पर हमने क्या किया? हमने स्टेजेस में ड्रॉप किया प्रेशर को। प्रेशर ड्रॉप हुआ पहले, उसके बाद अगेन सेकंड स्टेज में ड्रॉप हुआ, फिर थर्ड स्टेज में, जिसके कारण जो वेलोसिटी है वो आपकी एग्जिट वेलोसिटी आपकी कम हो गई और आपका जो आउटपुट है वो सेम रहा। तो प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या किया आपने? आरपीएम को कम कर दिया और आपकी जो लॉसेज है वो कम हो गए, काइनेटिक एनर्जी लॉसेज। ठीक है, आउटपुट सेम रहा आपका, जो आपका आउटपुट है वो सेम रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी कंपाउंडिंग।
वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इस टाइप के टरबाइन को कर्टिस टरबाइन में बुलाते हैं, कर्टिस टरबाइन। देखिए वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या किया हमने, वेलोसिटी को क्या किया, स्टेजेस में स्प्लिट किया। वहां पर हमने प्रेशर को स्प्लिट किया था, यहां पर वेलोसिटी को, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे वेलोसिटी को कैसे रेगुलेट किया हमने। देखिए यहां पर एक ही नोजल हम यूज करेंगे, नोजल, उसके बाद मूविंग ब्लेड, देन फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, देन फिक्स ब्लेड, ठीक है। इस टाइप का हमने अरेंजमेंट लिया यहां पर। और देखिए प्रेशर को कैसे हमने प्रेशर को, देखिए नोजल ने प्रेशर को डाउन किया, उसके बाद ब्लेड के अंदर इंपल्स का ब्लेड है, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। फिक्स ब्लेड में भी कोई प्रेशर में चेंज नहीं आता, उसी टाइप से ये कांस्टेंट बनेगा। तो प्रेशर की प्रोफाइल हो गई इस टाइप से। वेलोसिटी की प्रोफाइल पे आते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या है, नोजल ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मूविंग ब्लेड इसको डाउन करेगा, फिक्स ब्लेड क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा, फिर डाउन होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं एक और मूविंग ब्लेड दिखाता हूं आपको, तो ये आपकी इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिट। इसमें भी 2 to 8% लॉस होता है। तो यहां पर क्या किया, पहले जो वेलोसिटी थी वो प्रेशर को, जो हमने प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को स्प्लिट करते हैं, जो प्रेशर ड्रॉप है उसको स्प्लिट करते हैं। यहां पर हम वेलोसिटी ड्रॉप को स्प्लिट किया हमने डिफरेंट स्टेजेस में। पहला स्टेज ये हो गया हमारा, जिसके अंदर एक मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड है। नेक्स्ट स्टेज हो गया आपका मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड वाला, उस टाइप से नेक्स्ट स्टेज। तो स्टेजेस में वेलोसिटी ड्रॉप को हमने स्प्लिट किया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा कि कैसे वेलोसिटी डायग्राम बनता है। किसी भी इंपल्स टरबाइन के लिए वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए ये ब्लेड है आपका, किसी भी टरबाइन का, इंपल्स टरबाइन का ये ब्लेड है। तो पहले नोजल, किस एंगल पे नोजल से स्टीम आए जिससे कि ये ग्लाइड हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये वो एंगल है और उसके बाद ग्लाइड हो। अगर मेरा ब्लेड फिक्स होता तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ये यहां पर एंटर होता और एग्जिट हो जाता। बट एक्चुअल में ये क्या करता है, जो ब्लेड है वो भी रोटेट करता है, वो भी मूव करता है, जिसके कारण हमारा इस वेलोसिटी पे नहीं आता। एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी, ये अगर u है तो किसी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एंटर करेगी। जो स्टीम है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी स्टीम से निकली, नोजल से निकली थी, उतनी वेलोसिटी पे ब्लेड के अंदर नहीं जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जाएगी, जिसको हम बुलाते हैं Vr1, ठीक है। अब एंगल पे आते हैं। जो नोजल बनाएगी एंगल u के साथ उसको अल्फा बुलाते हैं, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड द नोजल एंगल एट द इनलेट। उसी टाइप से रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल बनाती है u के साथ उसको बुलाते हैं थीटा, वेन एंगल एट इनलेट। और इसका एक और भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट Vs, ठीक है। ये क्या है, Vs। V के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द u, उसको बुलाते हैं वर्ल कंपोनेंट। एक होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द u, उसको बुलाते हैं फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अब एग्जिट पे आते हैं, Vr1 से आया, Vr2 से बाहर गया, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी 1 से एंटर की स्टीम और Vr2 से चली गई। अब आपका जो u है, u की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी ये होगी। अब एंगल पे आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर थीटा बना रहा था तो एग्जिट पे फाई बनाएगा। उसी टाइप से एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या बना रही थी वहां पर अल्फा, यहाँ पर क्या बनाएगी, बीटा, ये हो गया। तो उसी टाइप से ये हो जाएगा Vf2 और ये कितना हो जाता है, Vw2। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि नोजल से निकल रही है उतनी वेलोसिटी से एक्चुअल में स्टीम यहाँ पर इंटर नहीं करती है, वो करती है Vr1 से।
रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, ठीक है। कितना एंगल बनाती है? वेन एंगल थीटा। उसके बाद ये Vr2 के रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। अब u और Vr2 के कारण हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है? v2, और ये होते हैं हमारे एंगल, ठीक है। ये अब इसी पूरे डायग्राम को मैं सिंगल में भी बना सकता हूं, ठीक है। दोनों को ब्लेड की दिखाने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से आप बना सकते हो इसको। देखिए u कॉमन है सभी में, चाहे इनलेट हो आउटलेट हो। अगर ये मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना बनाएगी u के साथ? अल्फा, और रिलेटिव कितना बनाएगी? थीटा, ठीक है। तो ये तो इनलेट का डायग्राम हो गया। उसी टाइप से अगर मैं आउटलेट का बनाता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है? Vr2, ये क्या है आपका? V2। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या बनाएगी u के साथ? बीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइव। अगर हम कंपोनेंट दिखाएं, यहां से यहां तक u है, ठीक है। अगर कंपोनेंट आपको दिखाना है तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखिए v1 यहां तक वर्ल्ड कंपोनेंट होगा w1, ठीक है। उसी टाइप से v2 का एंड तक क्या कंपोनेंट होगा? vw2। तो ये हम प्लॉट करते हैं सिंगल डायग्राम पे। इनलेट वेलोसिटी डायग्राम और आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम हम सिंगल डायग्राम पे भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये, उसके बाद हमने निकाली थी क्या? एफिशिएंसी, जिसको हम बुलाते हैं ब्लेड एफिशिएंसी या डायग्राम एफिशिएंसी। तो हमने देखा था ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि ब्लेड पे कितना इनलेट एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसका काइनेटिक एनर्जी का कितना वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वर्क पर सेकंड मतलब पावर। कितनी इनलेट पे एनर्जी आई ब्लेड पे और कितनी उसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, वर्क पर सेकंड में। और हमने ये कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू आई थी क्या हमारी? दैट कम्स आउट Vw1 प्लस Vw2 2u डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर। ये हमारी आई थी एफिशिएंसी। हमने ये ड्राइव किया था, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो कैसे हमने ड्राइव किया था। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी ब्लेड एफिशिएंसी है वो आपकी मास फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है वर्ल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेन्स एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। तो ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन होती है v1 का, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ स्टीम नोजल से निकल रही है उसका ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शन होती है। आपकी एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करती है, इस पे भी करती है, Vw1 पे, Vw2 पे और u पे भी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हमने, उसके बाद हमने देखा था कि इसकी ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, कंडीशन क्या है। तो उसके लिए हमने कंडीशन को ड्राइव किया था। तो हमने देखा था स्पीड रेशो, इसको हम बुलाते थे रोको स्पीड रेशो। तो स्पीड रेशो जो कि आपका u बाय v1 होता है, अगर u बाय v1 की वैल्यू cos अल्फा बाय 2 हो जाए तब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू भी हमने निकाली थी cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आई थी। तो ये कंडीशन किसकी है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होने की कंडीशन। ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी अगर आपका स्पीड रेशो cos अल्फा बाय 2 है, और अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आती है मैक्सिमम cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमने ड्राइव किया था। तो यहां तक, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो अभी तक हमने यहां पर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये तो सिंगल स्टेज के लिए था, अगर मल्टी स्टेज है तो उसमें एफिशिएंसी कौन से निकालते हैं। तो वहां पर हम निकालते हैं ग्रॉस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ग्रॉस एफिशिएंसी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।